अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। आज आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान अहम मुलाकात हो रही है और हुई है। मुलाकात में इत्तेहादियों से होने वाले दावतों से मुतल्लिक बातचीत हुई है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में होगा, जबकि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अब अपोजिशन को कहा है कि घबराना नहीं है। अभी क्या मामला है लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 27 फरवरी को कर रही है, 23 मार्च को पीडीएम इस्लामाबाद की जानिब रुख करेगी, इस्लामाबाद पहुंचना है। उन्होंने भी इस गवर्नमेंट को, दोनों जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं अपोजिशन में, उन दोनों का मौक़िफ़ यही है कि इस हुकूमत को किसी भी तरह घर भेज दिया जाए। कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है इस गवर्नमेंट की। जबकि हम बात करें इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो अवामी जो मसाइल हैं वो बस पर्दा चले गए हैं। सिर्फ बात ये हो रही है जी अदम एतमाद कब होगा और लॉन्ग मार्च से क्या नताइज आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या इस वक्त पॉलिसीज़ हैं और किस तरह इन अपोजिशन जमातों के लॉन्ग मार्च को और तहरीक अदम एतमाद को किस तरह वो देख रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि जनाब इससे गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान बहुत अहम दौरा करने जा रहे हैं रशिया का, और ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि जो दौरा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, उसी दौरान शायद तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ले आए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदून साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब। जदून साहब, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि मुल्क में इस वक्त जनाब बेपनाह लोगों को मसाइल का सामना है। आपकी गवर्नमेंट जाहिर है काम कर रही है उनको हल करने के लिए, लेकिन लोग फिलहाल आपकी जो कारकर्दगी है, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उस पर लगता है ये खुश नहीं है। बिलखुसूस महंगाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ महंगाई के अलावा अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का भी अब यकीनन दर्दसर होगा गवर्नमेंट के लिए। तो सर, अब आपके दोनों इन मोर्चों पर किस तरह, एक तो अपोजिशन को भी आपने रोकना है, मुंह देना है, उसके अलावा आप सबसे बढ़कर अवामी जो मसाइल है उस पर तवज्जो नहीं हट गई, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी अब तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में लगेगी या लॉन्ग मार्च के नताइज देखना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर भाई, बिल्कुल नहीं, हम अपने उस पर लगे हुए हैं अवामी मसाइल को हल करने के लिए, और हमें तो बिल्कुल कोई फिक्र ही नहीं। ये तो इससे पहले भी इस्लामाबाद आए और बिलावल साहब ने तो इससे पहले भी कई मरतबा लॉन्ग मार्च का कहा है, कराची से हैदराबाद में ख़त्म कर दिया है। तो हम तो इनको वेलकम कहेंगे कि इस्लामाबाद आए, बिल्कुल इस्लामाबाद हम वेलकम कहेंगे, पुरअमन तौर पर आए, ये इनके जमहूरी हक है। बाकी रही बात आपने कही कि महंगाई, देखिए महंगाई सर मैं इसमें भी आ रहा हूँ, लेकिन आपका जुमला के आए, बिल्कुल आए और पुरअमन रहे, तो वो उसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है, बल्कि तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल पुरअमन भी होंगे और हम ना पार्लियामेंट में हमला करेंगे, ना अदलिया के हवाले से कोई बात होगी। बिल्कुल अली सरवर भाई, मैंने कहा ना ये इनका जमहूरी हक है। पिछली मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब आए थे इस्लामाबाद, देखो 2 दिन 3 दिन जो भी वो बैठे रहे वहां पर, और हमने पूरा इनको फैसिलिटेट किया, इनके लिए कोई रुकावट। वो वापस क्यों चले गए थे सर? को क्या यकीन दहानी कराई थी आपने? ये भी आएंगे, अपना एक सियासी शो है वो करके चले जाएंगे। बाकी बात ये ना कि ये लोग जब भी मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है तो ये नाकाम, मैं क्या बोलूं, कैसे अल्फाज अदा करूं इनके लिए, कि नाकाम लोगों का एक टोला है जो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब पब्लिक में खड़े होते हैं तो एक दूसरे को रोडों पे घसीटते हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते हैं। कोई कहते कि स्विस में इनके पैसे पड़े हुए हैं, कोई कहते कि फलान जगह पर इनके असासे हैं। लेकिन जब इनके उस मफादात को नुकसान पहुंचता है, जब इनको पता है कि भाई ये अभी हमारे मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सब एक हो जाते हैं। देखिए आज से जदून साहब, आपने मेरी बात सुने, आज से 10 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि जब इन लोगों पे मैं हाथ डालूंगा और इनसे कौम का लूटा हुआ पैसा रिकवर करूंगा तो ये एक होंगे। और वही हुआ ना, पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया कि जब इन पे हाथ पड़ा तो ये सारे, ये एक वक्त ये था कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। बिलावल साहब कह रहे थे कि भाई नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, और पता नहीं उनके अल्फाज इनके लिए क्या थे, लेकिन आज वही शहबाज शरीफ साहब
चौधरियों के पास भी जा रहा है, जिनका जब इनके भाई का इंतकाल हुआ था और ये ताजियत के लिए आ रहे थे चौधरी बरादरान, तो इन्होंने इनकार कर दिया था कि आपकी ताजियत नहीं चाहिए। जदून साहब, ये बातें तो हैं पाकिस्तानी सियासत में, ये बारहा देखा गया है। देखिए इमरान खान साहब भी शेख रशीद साहब के हवाले से क्या कहा करते थे, बाकी एक्टिविस्ट के बारे में क्या कहा करते थे, परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। सारी बातें तो है ना, आप लोगों ने भी यूटर्न लिए हैं, इन्होंने भी यूटर्न ले लिया। हमने बात यह है कि हमने शेख रशीद के लिए ऐसे अल्फाज तो नहीं, मैंने कहा है कि इन्होंने सर इमरान खान साहब ने कहा था मैं चपरासी ना रखूं शेख रशीद को, बात ये कि और वजीर दाखिला रख लिया। देखिए बात ये ना कि शेख रशीद साहब एक अवामी बंदा है, वो जीते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उन पे कोई करप्शन के वो तो नहीं है ना इल्जाम। शेख रशीद साहब पे है कोई करप्शन के इल्जाम या उसने इस मुल्क को लूटा है? सर इसका जवाब तो देखिए, इसका जवाब तो गवर्नमेंट जाने के। अच्छा इस पे मैं राय ले लेता हूँ। मेरे साथ इकबाल खान साहब मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध मौजूद है। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। गुलाम जिलानी साहब मेंबर सिंध असम्बली एमक्यू पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब रिप्लाई कर दीजिए, ये जो शाहनवाज जदून साहब फरमा रहे हैं कि जी अब आप लोग साथ हो गए, वैसे एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं और साथ चलने को भी तैयार नहीं होते, बैठने को तैयार नहीं होते आप लोग। बहुत शुक्रिया अली आपका, मेरे पैनलिस्ट दोस्तों का, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। जदून साहब बहुत ही सादा आदमी है या सादगी के ढोंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बातें कर किस तरह लेते हैं। देखिए यहाँ पर अली आप सोचना पड़ेगा। इन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा था कि 10 साल पहले कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सब एक हो जाए। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए बात दुरुस्त मान लेते हैं कि देखिए समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में 2 पार्ट होते हैं, एक हुकूमत होती है और एक अपोजिशन होती है, और जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते वो अल्टीमेटली अपोजिशन का पार्ट होते हैं। तो यही सारा पार्ट इमरान खान ने भी अपने दौर में देखा है। तो अगर मैं खान साहब की ये बातें इनकी बात मान लूं 1 मिनट के लिए, तो फिर हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि पंजाब के डाकू किधर हैं आज। हमें फिर ये भी सोचने में बहुत मजबूर होना पड़ेगा कि कराची की जो दहशतगर्द तंजीम मुत्तहिदा क़ौमी मोमिन थे बकौल वजीर आजम के, वो आज किधर मौजूद है। फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जिसको मैं चपरासी ना रखूं उसको मैंने वजीर दाखिला बना दिया। तो देखिए हम खान साहब की बात एक मुंह और 2 बातें और तजादात है। करप्शन के केसेस नहीं है इसलिए हमने रख लिया। देखिए बात ये है अली, बात सिंपल है, बहुत सादा है। हम ये समझते हैं कि जी आपने 4था साल आपकी हुकूमत का चल रहा है, आपने करप्शन का गाना गा के और इलेक्शन में गए और आज तक 4 साल हो गए आपको, अभी तक आपका गाना वही बज रहा है, किसी चेंज नहीं हुई आपकी करप्शन वाली। बात यह कि 3.5-4 साल आपकी हुकूमत को होने को है और आपने एहतसाब के नाम पर निकाला क्या? आपने अगर एहतसाब के नाम पे कुछ निकाला तो उसका नाम शहजाद अकबर है। आपको किसने रोका है कि आप करप्ट लोगों को बंद ना करें, जेलों में ना डालें? आपको किसने रोका है कि इनको जो है फांसी ना चला दें? आपको रोका तो किसी ने नहीं है। इक़्तिदारी जो लोग होते हैं वो इल्जाम नहीं लगाते, वो इक़्तिदार में होते हैं, सारे इदारे उनके पास होते हैं, उनको यूटिलाइज करें। जहां जहां हमने चोरी की हमको पकड़ के बंद करें, जहां जहां दूसरी सियासी जमातों ने चोरी की है उनको भी पकड़ के बंद करें। इनकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि इनके बस में कुछ नहीं है और ये चाहते हैं कि हम कुछ कर लें। इमरान खान ने भी हालिया जलसा किया, वजीर आजम ने अवामी कैंपेन का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो समझ रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि इनका चल चलाओ का वक्त हुआ चाहता है। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये इशारे करती हैं कि ये अब फारिग वक्त है इनका। जब ये जैसे कहा ना कि मैच खत्म होने के बाद इनामात तकसीम किए जाते हैं, उन्होंने पहले कर दी। अच्छा इस पर गुलाम जिलानी साहब एमक्यू पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद है। गुलाम जिलानी साहब क्या कहेंगे आप? खासतौर पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए जा रही है और तहरीक अदम एतमाद के लिए भी राब्ते हो रहे हैं। आप लोगों ने भी जाहिर है आमिर खान साहब और एक पूरी टीम थी जो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की है। तो तहरीक अदम एतमाद अगर आती है अपोजिशन लेकर तो क्या आप लोग साथ देंगे अपोजिशन का, या अभी तक गवर्नमेंट को ही मजीद 1.5 साल आपने साथ देना है गवर्नमेंट का? बहुत शुक्रिया सरोवर भाई, तमाम दोस्तों को भी मेरी तरफ से जो है अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि जितना टाइम आपने बाकी को दिया उसका आधा टाइम आप मुझे जरूर देंगे। जी जी बिल्कुल। और मैं पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के जो मोहतरम यहाँ बैठे हुए हैं, जो एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात जो कह रहे हैं, इनसे ये पूछें कि पहले अल-ज़फ़ार जो है वो क्या एमक्यूएम की जमात थी? ये एमक्यूएम की तंजीम थी जिसने सबसे पहले इस मुल्क का तैयारा हुआ किया। अपने गिरबान में झांकने से पहले जो है दूसरे की बातें करना बड़ा आसान होता है ना। दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में झांक लें तो आदमी को खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाए। तो आइंदा जो बात करें वो सोच समझ के करें। जिस मेरे भाई ने मेरे भाई की बात समझिए
मैं बात खान साहब की कर रहा था, इनकी नहीं आप कर सुन रहा ले था। मेरी बात, सुन ले, इनको मैं थोड़ा आपकी समझा बात दो। भी तवज्जो से सुनिए, मेरी बात मैं सुनिए। खान साहब की बात कर रहा था, पहले आप समझ लें, अच्छा। सुन लें फिर बात करें। आप आपने MKM को बोला कि अच्छा, नहीं तो शान साहब आप तो नहीं समझते इनको, जिस तरह की बात कर रहे हैं जिलानी साहब, आप तो ऐसा नहीं समझते ना? देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा कि खान साहब भी कहते थे, तो कैसे ये मान लिया कि बेइज्जत कर दें? मैं तो खान साहब के पास हो रहा था। नहीं तो आप समझते तो नहीं ना, आप इनकार करते, मैं नहीं समझता, ऐसा गलत फहमी है इनको। देखिए पूरा पाकिस्तान समझता है इनको, इसलिए तो जवाब दिया है गुलाम जिलानी साहब ने, आप समझते हैं, इनको पता था आप समझते हैं। ये गुलाम जिलानी साहब जो कोरंगी में काम करते हैं, मुझे वो भी पता है ये क्या करते हैं उधर। क्या करते हैं सर, बताएं सर, बताएं ना सर, इकबाल खान साहब ये तो बताएं। सर माफी सर, ये बड़े मशहूर और मारूफ है कोरंगी में लैंड ग्रैबिंग के हवाले से। लैंड ग्रैबिंग के हवाले से बात का जवाब मिलेगा ना। यही आदत है आप लोगों की मेरे मैं भाई। खुद इनका कंप्लेनर रहा हूँ सर। अच्छा, गुलाम जिलानी साहब ये लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम आप पे लगा दिया और ये लाइव प्रोग्राम में। मैं खुद इनका कंप्लेनर रहा हूँ, मेरे पास इनको एविडेंस बोलेगा है कुछ खामोशी कंप्लेन के के। जवाब भी तो सुने ना, इतना हौसला रखें जवाब सुनने का भी। अब लैंड भाई, ग्रैबिंग मैं तो खान साहब की बात कर रहा था, आपको इतनी तकलीफ नहीं सर, वो अच्छी बात है, आपने इमरान खान साहब के हवाले से उसका जवाब तो जदौन साहब देंगे। गुलाम जिलानी साहब के हवाले से आपने लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगा दिया इनके ऊपर और कहा कि आप इनके कंप्लेन रहे हैं। मैं खुद कंप्लेनर रहा हूँ इनका। अरे मेरे भाई, इनको खामोश कराएंगे तो दूसरा आदमी बात करेगा ना। गुलाम जिलानी साहब, इन्होंने MKM को दहशतगर्द जमात कहा तो मैंने उसका जवाब दिया है ना, अब उस पर इतने मिर्चें नहीं लगनी चाहिए। मतलब आपको कह रहे हैं सर कि आप लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगाए कि आप करते हैं लैंड ग्रैबिंग? ये वजीर आला के मुशीर हैं, अगर इनके पास कोई ऐसी चीज है तो उसको पब्लिक करें। हाँ वही बात सही है। परसों फिर मैं अभी फेक न्यूज का फिर वरना फायदा तो होगा, ये बात तो सही है। मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ अली आपको। इकबाल खान साहब ये फिर फेक न्यूज में देख लें, फिर वो जा रहे हैं अदालत। सर मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको कंप्लेन व्हाट्सएप करता हूँ जो मैंने इनके अगेंस्ट की थी, अभी करता हूँ। अरे बिल्कुल करें मेरे भाई। कितने अर्से पहले की थी सर ये? लेकिन आप बात भी सुने ना, दूसरे की बात भी सुने, दूसरे की बात सुनने का हौसला भी तो रखें। जी जिलानी साहब, पूरे कोरंगी में इनको जिस नाम से जाना जाता है ना, गुटखा माफिया के नाम से, वो भी गुटखा माफिया। मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा। मैं अभी जो सियासत जिस पर बात हो रही है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल करता है। तवज्जो से बात सुनो ना। अब बंदर के हाथ में अगर नारियल आ गया तो उसको तोड़ने का तरीका भी सीखे। तो भाई मुझे पता है बंदर कौन है, कलाबाजी आपकी खत्म ही नहीं होती, अभी तक उसी चक्रों में लगे हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह MKM में थे, MKM में खत्म हो गई, दहशतगर्दी नहीं कर सकते आप। अब खामोश हो गया, मेरी बात सुनो ना। इनका माइक बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी जिलानी साहब बोले। इकबाल खान साहब गुफ्तगू सुन ले, पहले गुफ्तगू सुन ले जो बात कर रहे हैं जिलानी साहब। जी गुलाम जिलानी साहब। और जहां तक ताल्लुक है मेरे भाई, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है ना, उसके हवाले से कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो कराची का दर्द रखती है, वो कभी भी इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद करेगी। जहां रोजाना इस शहर में जो है वो 50 से 60 डकैत मोबाइल छीन रहे हो, जहां इसमें सिर्फ जनवरी से लेके और आज 15 फरवरी तक 4,500 मोटरसाइकिलें शहर से छीनी गई। ये हकीकत है। 17 से 18 नौजवान जो है इस शहर के, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो ये कौन MKM कर रही है? चले पहले आप MKM पे डालते थे ना, अब कौन, किसके हाथ में सारी चीजें? वजीर दाखिला आपका, वजीर आला आपका, पुलिस आपकी, तमाम चीजें आपकी। और जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे लूटा जा रहा है बेदर्दी से, ये सब जो है वो इनके लिए सवालिया निशान अच्छा है। ये जो आपने बात कर रहे हैं गुलाम जिलानी साहब, शाहनवाज जदून साहब ये जो बात कर रहे हैं कि जाहिर है इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं और इस हवाले से काम करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलखुसूस हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो पुलिस वाले हों, रेंजर्स वाले भाई हों, तमाम जाहिर उनकी भी कुर्बानियां हैं, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए था, आप भी समझते हैं कि उसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए? कोई इस हवाले से कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो समझते हो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजीद बेहतरी और कोई लाएमल तरतीब देना चाहिए? अली सरवर भाई, बात है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गए इस सूबे में हुकूमत करते हुए। आज क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज कल इनके अब मिनिस्टर नासिर शाह ने खुद कहा, उसने उस पर एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई क्राइम बढ़ रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि 14 साल हो गए और खुद इनके मिनिस्टर बोल रहे कि क्राइम बढ़ रहे हैं। नहीं, इस पर जदून साहब, इस पर वज़ीर आला सिंध ने, जदून साहब सर मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ आगे, आप ही नहीं जवाब देना। इस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि क्राइम बढ़ने की वजह मुआशी हालात हैं। देखिए बात है कि माशी हालात तो यहाँ सिंध में 14 साल इनको हो गए ना। 18वीं आईनी तरमीम के तहत ज्यादातर तकरीबन 90% इख्तियारात तो सूबे के पास आ गए, 10% फेडरल के पास है। इन्होंने कौन से वो ज़राए यहाँ सूबे के अंदर पैदा किए हैं रोजगार के? इन्होंने कौन से फैक्ट्रियां लगा दी हैं इस सूबे के अंदर?
इस शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो 90% रेवेन्यू सूबे को देता है, जो 65% रेवेन्यू फेडरल को देता है, इस शहर के लिए इन्होंने क्या किया है? आज इस शहर के अंदर नाले भी फेडरल गवर्नमेंट साफ कर रही है। आज इस शहर के अंदर BRT ग्रीन बसें भी फेडरल गवर्नमेंट चला के दे रही है। 14 साल पहले कहा था कि 10,000 बसें रोड पे लाएंगे इस शहर के अंदर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अली सरवर भाई 14 बसें नहीं ला सके। आज यहाँ पर इस शहर के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें हो रही हैं MNS की थ्रू, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। आज लेकिन सर ये MNS का काम नहीं है, ये जदून साहब MNS का काम नहीं है, सियासी रिश्वत कहते थे इमरान खान साहब के उनको बजट देना सियासी रिश्वत है। अली सरवर मैं भी कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन क्या करे कि कराची के लोगों ने हमें वोट दिया है, जब उनके मसले हल नहीं होंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा, उनका सेवरेज के उनकी गलियों में सेवरेज का पानी खड़ा होगा, उनकी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं जदून साहब ये सारी बातें अगर आपकी मान लें तो फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वोट बैंक किस तरह बढ़ रहा है शहर में? कहाँ बढ़ा है? ये MNA की सीट कादिर खान मंदोखेल साहब जीत गए। ये कि जिस तरह वो सीट जीते आपको भी पता है, सबको भी पता है। कैसे जीते सर? कि कहाँ लड़काना से तो ये लोग हार गए थे, मौजम अब्बासी लड़काना से जीता है ना, ये उनका गढ़ था, लड़काना तो इनका गढ़ है ना। वहाँ मौजम अब्बासी से कैसे न वो हार गए, ये मौजम अब्बासी कैसे जीत गया? सर कंडोमेंट में भी अच्छे खासे वोट लिए इस दफा इन्होंने। यहाँ मुझे तो अफसोस होता है कि ये लोग हुकूक जो नहीं, ये महंगाई रैली निकाल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा ये भाई जो बैठा हुआ है इकबाल खान, मैं इनसे पूछता हूँ कि DC और असिस्टेंट कमिश्नर किसके अंडर में है? प्राइस लिस्ट कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? आज आप कैमरा लेके अली सरवर, आप अपने चैनल अपने रिपोर्टर के साथ निकले, 3 शॉप पे जाके एक वो आटे का रेट पूछ ले, एक शॉप पे एक रेट मिलेगा, दूसरे पे दूसरा मिलेगा, तीसरे पे तीसरा मिलेगा। चीनी की रेट मालूम करे, ये बात सही है, मीट की मालूम करे, ये तो इनके काम है ना। आवाम को सहूलतें देना तो इनका काम है। 14 साल हो गए इनके इस सूबे के अंदर, तो अफसोस का मकाम है कि ना आज सर, लेकिन ये तो अब आपके खिलाफ निकल रहे हैं 27 को, वो तो आपको गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं। मुझे तो दुख के साथ अली सरवर कहना पड़ता है कि 7 शरीफ के हॉस्पिटल जो वज़ीर आला सिंध का सूबा है, वहां पर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहती है कि हाँ भाई ये हमारी नाकामी है। अच्छा, हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान अथॉरिटी क्या काम कर रही है इस पर भी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, इस पर बात करता हूं मैं। यासीन आजाद साहब सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। यासीन आजाद साहब, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं मसाइल की कि आवाम को दरपेश जो मसाइल हैं उस पर काम होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें मसाइल पर कम फोकस किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को घर भेजना चाहती हैं। सर ये वजह क्या है? सर PTI वाले पूछ रहे हैं बार बार कि भाई वजह तो बताएं हमें, क्यों भेजना चाह रहे हैं आप? सर जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, मेरे नजदीक पूरा पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है और हर सूबे के अपने अपने मसाइल हैं। अगर PTI के दोस्त सिंध की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी KPK की भी बात कर लें कि वहाँ आपको 10 साल पूरे होने वाले हैं, वहाँ आपने कौन सा तीर मार लिया। तो दूसरी गवर्नमेंट से तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते क्या बजा के खुद क्या कर रहे हैं। या 3.5 साल का जो एक तवील अरसा गुजर चुका है, आप ये बता दें कि आपने कौन से काम किए, कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कौन सी आपने तमीर और तरक्की का काम किया, और इन 3 सालों में एक प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दें जिसमें आपने उसको कंप्लीट किया हो। अब जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में चूंकि इकोनॉमिकली हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, हमारे मामला जो हैं वो महंगाई की वजह से लोग को अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया। जहाँ तक मसाइल की ताल्लुक है, बेहतर यही है कि मसाइल पे बात करने से पहले किसी एक सूबे की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की करनी चाहिए। और बाकी 3 सूबे आपके हैं जहाँ आपकी हुकूमतें हैं, वहाँ आप कौन सा तीर मार रहे हैं? क्या वहाँ महंगाई नहीं है? क्या वहाँ से आधा महंगा? तो आप ये समझते हैं यासिर आजाद साहब की चूंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं इस गवर्नमेंट को, इसलिए आप ये चाहते हैं कि 3.5 साल में इनको फारिग कर दें, 5 साल पूरे न करने दिए जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। फारिग करेगी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम। मेरे और आपके कहने से कोई आदमी फारिग नहीं होगा। सर अदम एतमाद तो अवाम तो लेके नहीं आ रहे ना, अदम एतमाद तो अवामी नुमाइंदों ने लानी है। अवामी नुमाइंदों की जो सूरत हाल है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मुझे अगर कहने का तो आजकल हमारी पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट डेली ऑर्डिनेंस पास होते हैं और जो एक्ट है उसको ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। कानून साजी का जो तरीका
अब आपने अपनाया, ये पार्लियामेंट किस लिए आप लोगों को अरेस्ट करके भेजते हैं? कि क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए मुल्क के सिस्टम को चलाना है या कानून साजी के जरिए चलाना है? जो पार्लियामेंट का काम है, क्या पार्लियामेंट सर दुरुस्त है आपकी बात। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो अब जाहिर है उसको चैलेंज कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपकी पार्टी की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया। एमक्यूएम भी हालांकि इत्तेहादी है गवर्नमेंट के, लेकिन उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा जी हम इस पर गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। इस पर मैं गुलाम गिलानी साहब आपसे भी और शाहनवाज जदून साहब, इकबाल खान साहब आपसे इसका जवाब लेना है। मुझे छोटे से ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कहीं में जाइएगा, देखते रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इकबाल खान साहब अब जवाब दीजिए उसका। एक तो जो सवालात उठाए गुलाम गिलानी साहब ने, और दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जी कारकर्दगी की बात करें तो फिर सिंध में ये जो कारकर्दगी है आपकी, 14 साल से आप मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर मसाइल का शिकार हैं यहाँ के लोग, उस फिर आप किस मुंह से जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करने इस गवर्नमेंट के घर भेजने के लिए? देखिए अली, बात कि अगर मेरी पार्टी जो है महंगाई के खिलाफ और ये पुरानी हुकूमत ने जो बदलाव पैदा किए हैं हर शोबे में, उसके खिलाफ बात ना करे, मेरी पार्टी अगर उसके खिलाफ बात ना करे, जो पेट्रोलियम मसनूआत जो आज $100 फी बैरल भी नहीं है और पेट्रोल 160 रुपये लीटर है, तो 2011-12 में रिकॉर्ड उठा के देखिएगा मेरी जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, 135, 140, $130 फी बैरल पेट्रोल था और पेट्रोल 100 रुपए रिकॉर्ड की बात है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। चेक किया मैंने, बिल्कुल कहते, और ये उस वक्त ये कहते थे पेट्रोल 30 से 40 रुपए लीटर होना चाहिए। ये कहते थे $1 में इजाफा होता है तो 900 रुपए की डब्बी। नहीं सर, हम नहीं कहते थे अभी, हमने लोगों को ये सब्ज बाग नहीं दिखाए थे, ये सब्ज बाग इन्होंने दिखाए थे। इनके इत्तेहादी जो आज पार्टी में जिनका मैंडेट चोरी हुआ, मैं तो इनको बेचारे कहता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मोहम्मद को तो बेचारी जमात कहता हूँ कि जिन्होंने इनका मैंडेट चोरी किया उन्हीं के साथ बेचारों को बैठने पर मजबूर हैं। ये मजबूर है, ये क्या बात कर रहे हैं सर, मजबूर क्यों है? मैं सही कह रहा हूँ सर, आप इनके पास चॉइस नहीं है। इनको कहा जाता है कि जनाब आपने यहीं बैठना, हिलना नहीं है, उसी तनख्वाह पे काम करनी है आपने। देखिए यहाँ पर कहते होंगे। जी अली में मेरी बात मुकम्मल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जी तबाही फैल दी है, मैं ज्यादा दूर ये कहते हैं छोड़े हमें 249 हम कैसे जीत गए, बकौल इनके जी हम सब जानते हैं हम कैसे जीत गए। तो पूरा पाकिस्तान ये भी जानता है कि कराची की सीटें आपको कैसे दे दी गई, पाकिस्तान की सीटें आपको पूरे पाकिस्तान से कैसे दे दी गई, पूरा पाकिस्तान ये जानता है। हम मेहनत कर जीते, आप इक़्तिदार में थे, शहर की बड़ी दूसरी सियासी जमात भी ऊपर ग्राउंड पर मौजूद थी और पीपल्स पार्टी 6ठी से पहली पोजीशन पर है और ये 5वीं से 6ठी की लड़कर है। चले ये भी छोड़ें, PA-78 की सीट हम जीते हुए थे और हमने जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट लिए बाई इलेक्शन में और इनकी जमानतें जब्त हुई। चले ये भी छोड़ें, कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास लास्ट इलेक्शन में 14 सीट थी और आज ये 3 पर बड़ा जमान है, हम 3 से 13 पर खड़े हैं। तो देखिए पैमाना यही है अली, पैमाना यही है। आप कुछ भी इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, आप मेरे बारे में कुछ भी कहें, मेरी पार्टी के लिए कुछ भी कह दें, पैमाना क्या है? आप कहें जी पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, पैमाना ये है, अगर ये इनकी नजर में पैमाना ये है कि इन्होंने 5 साल में केपी में परफॉर्म किया तो केपी ने इनको डबल मैंडेट दिया, ठीक है। इनकी जब इनकी बारी हो तो ये पैमाना दुरुस्त है और जब हमारी बारी हो तो ये पैमाना गलत हो जाता है। पिशावर ने इनको रद्द किया है अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में, जमीयत उलमा इस्लाम केपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, ये बात दुरुस्त है। हमने पीपल्स पार्टी रिवाइवल, पंजाब में हम कमजोर हैं लेकिन पीपल्स पार्टी में आगे 2 बार इलेक्शन में 5000 से 32,000 वोटों तक का सफर तय किया है। बिल्कुल जी लाहौर में हमने 5,000 से 32,000 वोटों का सफर किया है। ना वहाँ पंजाब में हमारी हुकूमत है, ना फेडरल में हमारी हुकूमत है, ना वहाँ पर कोई नाजिम हमारा है, ना कोई यूसी चेयरमैन हमारा है। तो हम कैसे 5,000 से जो है 32,000 पे चले गए? देखिए पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये है हम अब भी ये नहीं कहते कि हम पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें अभी और मेहनत की जरूरत है, हम पंजाब में कमजोर हैं। हम कराची में इस पोजीशन पर खड़े कि कराची में इंशाअल्लाह आने वाला मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी से होगा मेयर भी, यहाँ तक मतलब आपका सियासी बसीरत ये कहती है। गुलाम गिलानी साहब क्या कहेंगे जो बात कर रहे हैं इकबाल खान साहब के कारकर्दगी नहीं है तो फिर क्यों बार बार हमें मुंतखब किया जाता है? देखिए जी, अगर बिल्ली को ख्वाब में खिचड़े नजर आ रहे हो तो इसमें हो सकता है वो आप बेहतर समझ सकते हैं ना। दूसरा ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए कराची में, जिसकी बुनियाद पे जिस तरीके से मेरा भाई बोल रहा है कि ये आने वाला मेयर इनका होगा, तो ये तो टाइम बताएगा ना कि इन्होंने इस शहर को दिया क्या है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन आपके सामने है और खामोशी से बात भी सुन लिया करो भाई, किसी की बैठने का तरीका सीखें, चैनल पे बैठने का तरीका सीखें ना, एटिकेट सीखें। आपसे ज्यादा एटिकेट भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
इन्होंने भाई कराची को दिया क्या है? इन्होंने कराची को दिया है बाबा लाडला, इन्होंने दिया दूसरे जितने सारे नाम आपने दिया है गिनाना रईस शुरू मम्मा, करूंगा। अजमल वो पहाड़ी। अब खामोश होकर मेरी बात भी सुन ले। नहीं, इनका सर, माइक नहीं। बंद कर दें सरोवर भाई, अगर बात करवानी है तो इनका माइक बंद करें। इकबाल साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं, गुफ्तगू आप फिर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है ना? मैं दलाइल पर बात करने का आदी हूँ भाई। मैं दलाइल की बात बात कर रहा करें, दलाइल से बात हाँ करें। आप दलाइल से जवाब दीजिएगा। इनके ये भी आपकी बात सुन ली ना, अब ये कह रहे हैं कि मैं इसका जवाब दूंगा कि आपका मेयर कैसे आ जाएगा जब इतना कारपेंटर हौसला होना चाहिए ना इनको। बिल्कुल इनको जो है कराची से बहुत बड़ा लियारी इनका घर था, आई लियारी में कौन बैठा हुआ है, किसके पास सीट है, वो भी इनको पता होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने 88 का इलेक्शन जीता है वो भी सबके नॉलेज में है कि पूरे कराची का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के वहां पे और 249 पे लगाया है ना, वो सब लोग जानते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि शहर के साथ कितने मुखलिस हैं उसका अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं मेरे भाई कि इन्होंने शहर कराची को क्या दिया है। सही है। और जहां तक बात है एमक्यूएम की, अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपको अंडर पासेस नजर आ रहे हैं, जितना आपको इसमें तरक्याती काम था, ये एमक्यूएम के दौर में हुआ है। और आज उसी के ऊपर जो है तमाम खड़े होकर अपने अपने लोगों के फीते काटने शुरू कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है बल्दियाती वो खुद बताएगा किस तरीके से। और जहाँ पे 3 और 5 सीटों की बात हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम के पास कंटोनमेंट की इसमें 17 सीटें हैं टोटल। शायद इनके नॉलेज में नहीं है ना, पूरे सिंध से 17 सीटें हैं। हाँ, हैदराबाद से जो जीती हैं आपने उस हिसाब से, वो कैसे कराची की बात कर रहे थे। अच्छा जदौन साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आपके? तो भाई वहां से ठीक है ना, इन्होंने दिया क्या मेरे भाई? ये पीटीआई की बात कर रहे हैं। इन्होंने कौन सी यहाँ पे बसें चला दी? इनके पास हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है पेशेंट ले जाने के लिए, तो ये आम आदमी को सर्विसेज क्या देंगे? 3 साल से मैं सुन रहा हूँ असेंबली में बैठ के 10,000 से शुरू हुए थे और 10 बसों पे खत्म हुए, वो भी किराए की लाके खड़ी थी इन्होंने। और बातें कर रहे हैं कि कराची को हमने दिया। कराची को इन्होंने दिए लड़काना, सखर, बदीन, दादू, कहाँ से लाके इन्होंने वो डकैत यहाँ पे लाके पुलिस में भर्ती किए जो आज कराची के नौजवानों को मार रहे हैं। अच्छा डकैतों को लाके भर्ती किया हुआ है? सर बहुत बड़ा इल्जाम है, डकैत लाकर बाकायदा तौर पे भर्ती कर दिए। और जाहिर है 16 लोग जो कराची में कत्ल हुए हैं ना सरवर भाई, जी 16 लोग जो कराची में कत्ल हुए हैं उसमें 5 के जो मर्डर है उसमें पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं। हाँ ये भी हकायक है। ठीक है, ये हकायक है, ये आपका मीडिया दिखा रहा है, ये एमक्यूएम नहीं बोल रही। ये मीडिया दिखा रहा है कि उसमें 5 अफराद जो कत्ल हुए हैं उनको कत्ल करने वाला जो है वो पुलिस एहलकार है। इसीलिए काले बेड़े मौजूद है सर, हर महकमे में काले बेड़े तो हैं, उनका काला कमा होना चाहिए। उन काली भेड़ों को 13 साल में अगर ये अलग नहीं कर सके 14 साल में, तो इसका मतलब है कि उनके साथ है ना। जब ये शहर में खून की होली खेली जा रही है, आज गुलिस्तान जौहर का जो हाल है वो आपके सामने, किस तरीके से लोगों को वहां पे जो है दिन दहाड़े 4000 मोटरसाइकिलें जो है 1.5 महीने में चोरी हुई हैं शहर से। 4000 मोटरसाइकिलें, कितने लोग अपनी जानों से चले गए। क्या बात करते हैं लोग कि ये शहर कराची से मुखलिस है? सिर्फ शहर कराची से मुखलिस है पैसा लेने के लिए। 98% पैसा लेके यहाँ, आप मुझे बताएं कराची में जितना चालान होता है उसका 1% भी पूरे सिंध में चालान नहीं होता। सारी वायलेंस कराची के अंदर है। मुझे बताएं उठाए दुरुस्त है आपके, इसका जवाब लूंगा। शाहजादा जदौन साहब आप क्या कहेंगे इस पर के जो बात कर रहे हैं इकबाल खान साहब और गुलाम जलानी साहब कि जी मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल खान साहब को, वो कहते हैं जी तमाम बातें अगर आप मान लो तो फिर हमें लोग बार बार क्यों मुंतखब कर रहे हैं? थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे। पहले मेरे जो सीनियर है यासीन आजाद साहब, उनके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए हमने केपी में, हमारे ये 9वां साल है, लेकिन पूरी केपी में हमने हेल्थ कार्ड दिया है। ये कहीं नहीं हुआ, पूरे केपी में हमने हेल्थ कार्ड दे दिया है। हमने वहाँ जो बीआरटी चलाई है पूरी दुनिया में द बेस्ट ट्रांसपोर्ट का 3रा अवार्ड जो ना उससे मिला है। हमने पूरे केपी के अंदर स्कूल एजुकेशन के निजाम को बेहतर किया है। हमने पूरे केपी में इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देख ले, वहाँ हेल्थ के फैसिलिटीज देख ले। फिर मैं बड़े लेवल पे बताता हूँ, ज़ाहिर लीडर जब होता है तो वो आने वाली नस्ल के लिए सोचता है। 2 बड़े डैम बन रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत में 2 बड़े डैम बन रहे हैं। अयूब खान के बाद किसी ने कोई डैम नहीं बनाया था, ये इमरान खान है जो 2 डैम उसमें बन रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में 2 बड़े डैम। अच्छा ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात दुरुस्त है जदौन साहब, यही तो बात कर रहे हैं। इकबाल खान साहब कह रहे हैं जी अगर आपकी दूसरी गवर्नमेंट आई है, आपने अच्छे काम किए होंगे, हमारी तीसरी गवर्नमेंट सिंध में आ गई तो फिर आप मान लें कि हमने भी अच्छे काम किए। देखिए बात यह है कि इकबाल खान साहब को मैं बोल देता हूं कि आज केपी में बल्दियाती इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त हो गई हैं।
जरा पूछ लेना। ये कह रहे हमने ये पेशावर का तो बोल रहे हैं, पेशावर का जो हमने मेयर वहां पे JUI का जीता है तो 22,000 वोट हमारे वो रिजेक्ट वोटेड है, वो PTI के हैं। 12,000 की लीड से हम आ रहे हैं, लेकिन 22,000 रिजेक्ट वोट PTI के हैं। दूसरा DI खान में आपने परसों देख लिया ना, इनके बड़े भाई मौलाना फजल रहमान को उनके घर में हमने 25,000 की लीड से हरा दिया है। बात यह है कि वहां KP के अंदर वहां देख ले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी रही। मैं अपने भाई से पूछता हूं KP में कोई एक सीट तो बता देना कि अभी ये रिसेंटली बल्दियाती इलेक्शन में ये जीते हूं। इनके तो जमानत जब्त हो गई है। और दूसरी बात करते कराची की, तो इंशाल्लाह मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है। हालांकि इन्होंने हर वो अरबा इस्तेमाल किया है। अभी ये जो इन्होंने टाउन बनाए, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे यूनियन काउंसिल को तोड़ के अपने मर्जी की यूनियन काउंसिल इन्होंने बनाई, लेकिन फिर भी हम इनको बताएंगे कि इंशाल्लाह कराची के अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के साथ जुल्म कर रही है और कराची के साथ नाइंसाफी कर रही है। आज कराची का नौजवान नौकरी के लिए सफर कर रहा है। आज कराची के लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है, साफ पानी, ना सीवरेज का निजाम दुरुस्त है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल रही है, स्कूलों में फर्नीचर तक नहीं है। ये जो जुल्म कराची के साथ ये कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कराची के साथ क्या, ये पूरे सिंध के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप जाके अंदरूनी सिंध के स्कूलों की हालत देख ले। आज जाके अंदरूनी पैमाना क्या है सर, यही तो बात कर रहे हैं बार बार, पैमाना क्या है? अगर आपकी बात दुरुस्त मान लें तो फिर लोग क्यों वोट दे रहे हैं? आप सेकंड टाइम जीते तो कारकर्दगी से जीते, पीपल्स पार्टी वाले तीसरी मरतबा भी जीत जाए तो कारकर्दगी कुछ नहीं है। अली सरवर इन्होंने क्या किया है, अंदरूनी सिंध बोगस नौकरियां दी हैं। हर मतलब अगर देखे कि अली सरवर के फैमिली में 200 लोग हैं तो उनको नौकरियां दी हैं। उस वजह से अब मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप साथियों से तो कोई डकैत चुपत तो नहीं ना, आप कैमरा लेके निकले, लड़काना जो इनका गढ़ है सर, कैमरा लेके, ये बात दुरुस्त है, कैमरा लेके निकले तो सबसे पहले वो महंगाई की बात करते हैं। यासीन आजाद साहब, तो तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च इन्हीं वजह से आ रहा है कि जनाब कारकर्दगी बेहतर नहीं है, सुबह में सूबाई हुकूमतों की वफाक की बात करें तो फिर जनाब मईशत का फिर जिस तरह जो हाल है वो सबके सामने। देखिए, पहली बात यह है कि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि मंडी बहाउद्दीन में एक जलसा हुआ PTI का, प्राइम मिनिस्टर खुद जी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और वहां जाके पब्लिक से एड्रेस किया। क्या ये ईमानदारी और ईमानदारी है कि आप पब्लिक के फंड पे जाके जलसे कर रहे हैं और जाके तकरीरें कर रहे हैं? आपने हेलीकॉप्टर का जो यूज किया तो जाहिर है कि उसका नुकसान तुम्हें खजाने को पहुंचा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मंडी बहाउद्दीन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, जिस अंदाज में उन्होंने एड्रेस किया, मुझे यूं लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि आज भी कंटेनर पे कोई खड़ा हुआ सियासतदान अपनी तकरीर कर रहा है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह देता हूँ कि हम सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक दूसरे के हर आदमी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत है वो बजाते खुद क्या कर रही है। आज की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, माशी तौर पर पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के दाने पे जा चुका है। जब हम कहते हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान तबाही और दाने, तो कहते हैं कि माजी के लोगों ने पैदा की। अरे भाई, आप खुद तस्लीम करते हैं कि आपने 17 साल जदोजहद की। 17 साल की जदोजहद के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से हुकूमत मिल गई, तो आपको ये पता था ना कि माजी के लोग अगर गलत हैं, आपको सिर्फ नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे। आपने नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराने पाकिस्तान का भी बड़ा घर कर दिया। और ये अपनी कमजोरियां हैं तो आप किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को चोर और डाकू आप कहते हैं, आपके चोर और डाकुओं की एक लाइन लगी हुई है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कल जो आपने ये मीडिया वाला जो कानून बनाया है, मीडिया में कल लॉ मिनिस्टर हमारे चीफ के कहते थे कि हमारी बहन के खिलाफ इल्जाम लगे। जब अमीन गंडापुर दूसरी की मां बेटियों के मुतल्लिक खड़ा होकर जब अल्फाज बोल रहा था, उस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब को कोई बहन याद नहीं आई। पहली दफा इन पे क्रिटिसाइज आई तो क्रिटिसिज्म हुआ तो पूरा कानून बदली कर दिया। ये बात सदर पाकिस्तान पर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। हर तीसरे दिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है और उस ऑर्डिनेंस के तहत आप कहते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें कभी PTI की होती है। सर ऑर्डिनेंस, सर देखिए ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए ही क्यों सर? जब पार्लियामेंट मौजूद है तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी ये तो, कि आप पार्लियामेंट में ला नहीं रहे, लोगों की इतना बहस कराई जा रही है उस पर, ना मुशावरत हो रही है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि फिर पार्लियामेंट को क्यों किया? 342 या 340 मेंबर जाके पार्लियामेंट के अंदर क्यों बैठा दिए कौमी असेंबली के अंदर?
उनका क्या फंक्शन है? अगर सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस पास करने हैं, आपने कवानीन बनाने हैं जो डायरेक्टली दस्तूर से जिनका टकराव है, वो ला मिनिस्टर साहब ने जब कल उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उछल के वो ये कह रहे थे कि हमारी बहन को बुरा भला क्या किया। तो मैंने कहा कि बाकी भी लोगों की, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, उनको जब बुरा भला कहता है तो उस वक्त आपने कोई कानून साजी नहीं की। इसका मतलब ये हो गया कि आपके मजाज के खिलाफ कोई बात होगी, अब फट से कानून में तब्दीली कर देंगे। एक्ट को आप तब्दील कर रहे हैं बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात। गुलाम जलानी साहब, ये जो बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस जो आया पीके के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जाहिर है फरूक नसीम साहब वज़ीर कानून है और आपकी पार्टी से ताल्लुक है। आपकी पार्टी इन तमाम चीजों को रद्द कर रही है, मुस्तरद कर दिया, लेकिन लाने वाले तो जो वजीर हैं वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक है उनका। ये अजीब सी बात नहीं है कि आप रद्द कर रही है पार्टी और वो लेकर आए हैं आपके पार्टी के सेनेटर? देखें, जब वो चीज पब्लिक हुई है तो उसके बाद उसके ऊपर पार्टी ने जो अपना मौक़िफ़ था वो दिया है। और लाजमी नहीं है कि अगर एक आदमी एक चीज गलत कर रहा है तो पूरी पार्टी उसकी हिमायत भी करेगी। अगर वो गलत है तो उसमें पार्टी ने मौक़िफ़ दिया है, ठीक है। और जब ये काम हो रहा होता है तो उसमें एक आदमी की मशावरत नहीं होती, पूरा उसमें जो सिस्टम है वो बैठता है। आपकी पार्टी से मशावरत नहीं हुई? मैंने कहा ना कि इस वक्त नहीं हुई होगी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनकी वजारत अलग है, तो उसमें जो उनके साथ के लोग होंगे उन्होंने किया होगा। तो उस पर जो पार्टी का मौक़िफ़ था, पार्टी किसी भी ऐसी चीज को जो है कभी भी जो है वो ओके नहीं करती जिसमें पार्टी की जो बात अगर समझ में ना आ रही हो। पार्टी उसमें बिल्कुल राब्ता कमेटी का एक इजलास बुलाती है, उसमें मीटिंग करती है और फिर उस पर अपना जो भी रद्द-ए-अमल होता है वो दिया है और उस पर बिल्कुल दिया है। आपकी पार्टी यानी कि फरूक नसीम साहब से गुजारिश करेगी कि ये दुरुस्त नहीं है, वापस लिया जाए? तो खालिद भाई ने जो बात की है उससे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। किसी को इसमें ज्यादा जो है वो फिर करने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। जो चीज गलत है उस पर जो खालिद भाई का मौक़िफ़ है उस पर पूरी एमकेएम उनके साथ खड़ी हुई है। अच्छा जी, इकबाल साहब जी सर, ये कारकर्दगी पे बात हो रही है बार बार कि जी कारकर्दगी नहीं है और आप लोग लॉन्ग मार्च करके इस गारमेंट को घर भेजना चाह रहे हैं, तहरीक एतमाद के लिए राब्ते भी कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, बहुत अहम मुलाकात फजल रहमान साहब के साथ। और देखिए, मैं तो अली हमेशा आपको ना, हर चीज का एक पैमाना होता है, हर चीज के दलाइल होते हैं। ये कहें जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अली, अब ये कहें कि देखिए कराची में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालिया दिनों में कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है इकबाल साहब? ये अफसोसनाक इजाफा। देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। कराची से लाए हुए पुलिस एहलकार, आपको अंदरूनी सिंध से लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है भाई? उसी सिंध में आप भी रहते हो। मेरा ताल्लुक कराची से है मेरे भाई। कराची भी सिंध का पार्ट है। मैं सिंध का डाकू नहीं हूँ, मैं सिंध का डाकू नहीं हूँ कि अपने नवाब शाह जैसे शहर में 5 अफराद को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाए और उसके ऊपर ये शहर नहीं भूला 12 मई को, ये शहर नहीं भूला बल्दिया फैक्ट्री में जो आप लोगों ने लोगों को जिंदा जलाया है। ये नहीं भूला 9 अप्रैल को बुखला जिंदा जल गए। ये शहर भी नहीं भूला जब रोज 200 लोग आप कत्ल कर देते थे। ये नहीं भूला ये शहर। कराची शहर भूला है मेरे भाई। एमकेएम इंशाल्लाह नहीं भूला है, बिल्कुल नहीं भूला। इतना बड़ा दिल करो, इतना हौसला करो कि आप लोग कराची के लोगों से माफी मांगो। जिसने इस मुल्क का तैयारा अगवा किया मेरे भाई, अपने गिरबान में झांको पहले। वो मेरे भाई, तैयारा अगवा करने वाले भी लोगों को पता है, शहरों कत्लो गारतगिरी करने वाले भी लोगों को पता है। 40 साल से आपके अब्बू जो है वो कराची को अलग न कर सके जो आप कर लोगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की अदलिया मौजूद अदालतें जो हैं उन तमाम बेगुनाहों को बाइज्जत तौर पे बरी कर रही हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने नाकर्दा गुनाहों की सजा दी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बताएं, 12 मई को मेयर कराची कौन था? 12 मई को मेयर कराची कौन था? वज़ीर दाखिला कौन था? यही अदलिया है, मौजूद अदलिया है जो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे जिलानी साहब, बरी कर रही है। 12 मई को वज़ीर दाखिला कौन था और मेयर कराची कौन था? जो लोग प्राडो के अंदर असला लेके घूम रहे थे उनमें बहुत सारे नाम सच बोले बल्दिया फैक्ट्री को जिंदा जलाए तो मेयर कराची कौन था? वज़ीर दाखिला कौन था? बुकला जिंदा जला दिए गए तो कौन था इक़्तिदार में? जनरल मुशर्रफ के पास। यही तो शर्म करें, थोड़ा हया करें। आप स्ट्रीट क्राइम, कोई दो राय नहीं है कि कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, लेकिन कराची दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पर पूरी दुनिया आबाद है। इवन पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान से लोग आबाद हैं, मिनी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जिदून साहब, यासीन आजाद साहब, गुलाम जलानी साहब, बहुत शुक्रिया।
ज़ाहिर है कराची दुनिया के बड़े शहरों में शुमार है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आबाद होते हैं। गुलदस्ता है कराची और मिनी पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है। लॉन्ग मार्च और तहरीक एतमाद ये बड़ा सेंसिटिव इशू इस वक्त है पाकिस्तान में। मसाइल से भी ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि जी ये गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है और पहले तहरीक एतमाद होगी या लॉन्ग मार्च आएगा, यही बहस हो रही है। और बहुत अहम मुलाकात आज हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दी इजाज़त।